मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल नीडेड एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट की मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूँगी, आपको आंसर कैसे लिखना है उसके पॉइंट्स इसमें आपको बताऊँगी। ठीक है, और एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मतलब जिस सिलेबस में जितनी भी टर्मोलॉजीज दी है उसी के बेस पे हम पढ़ेंगे। बिकॉज हम लोगों ने देखा है ना कि जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे उठ के आते हैं, डायरेक्ट सिलेबस से ही उठ के आ जाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा सिलेबस से आपसे पूछ लेते हैं, तो हम लोग इसमें किसी भी चीज़ जो फर्स्ट यूनिट है उसके स्किप ना हो पाए। और अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी तो वो क्लियर हो जाएगा। राइट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेबस क्या है ना। मैं इतना खूब नहीं बताने बैठूंगी। ठीक है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसकी फर्स्ट यूनिट आपको दिख रही है, ये है। ठीक है, तो इसमें भी अभी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एटलीस्ट आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट और अर्थ डिफरेंस होता है। ठीक है, हमेशा मैं बताती हूँ कंसेप्ट मतलब वो अवधारणा कैसे आई, हमने क्यों उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, तो कंसेप्ट पढ़ेंगे, मीनिंग इन्होंने लिखा लेंगे पर हम लोग मीनिंग भी देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है, मतलब इसका तो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे जो नॉर्मली होता है ना, उनकी प्रकृति क्या होती है, विशेषता क्या होती है, महत्व क्या होता है, प्रकार क्या होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग ये भी देखेंगे भैया, पहले तो कि ये स्पेशल नीड या फिर स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, स्पेशल नीड तो हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भैया ये यूनिवर्सलाइजेशन होता क्या है, और भारत में किसका यूनिवर्सलाइजेशन हुआ है, प्राथमिक शिक्षा का हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। व्हाट डू मीन बाय डाइवर्सिटी, क्या होता है, विविधता। मतलब क्या होता है कि जो विविधता मतलब प्रत्येक बच्चा क्या होता है, अलग प्रकार का होता है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। देन ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ठीक है, मतलब भारत में ना, इन इंडिया, भारत में दो विशिष्ट शिक्षा है, विशिष्ट शिक्षा या विशिष्ट आवश्यकता के लिए जो शिक्षा चलाई जा रही है उसके लिए क्या ट्रेंड्स है। आपको पता है ट्रेंड्स क्या होता है, प्रवृत्तियाँ बोल सकते हैं हम लोग, जिसे अपन ही बोलते हैं कि ये वीडियो बहुत ट्रेंडिंग है, चलन में है। ठीक है, वो होती हैं प्रवृत्तियाँ। देन उसके बाद है पॉलिसीज स्कीम एंड द लेजिस्लेशन। हम इन तीनों को पढ़ेंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज़ चलाई है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और कौन कौन से कानून बने हैं। ठीक है, अगर आप इनका सन के साथ थोड़ा सा नाम अच्छा सा लिख लोगे ना तो उसके अंदर का मटेरियल तो आप अपने बुद्धि से लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आधा चीज़ तो उसके नाम में छुपी रहती है, जो भी नाम रहता है उसके अनुसार रहती है। ओके, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा मैं इसमें डायग्राम्स भी बता दूंगी कि आपको कैसे क्या डायग्राम्स बनाने हैं। राइट, ओके। ठीक है, बालक की विशिष्ट आवश्यकता के कारण उनका विकास अवरुद्ध होता है, ये आपको पहली लाइन लिखनी है। ठीक है, क्या लिखोगे पहली लाइन, ये हम अवधारणा पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि किसी भी बालक की विशिष्ट आवश्यकता के कारण ही उसका क्या होता है, विकास अवरुद्ध होता है। ठीक है, तो विशिष्ट आवश्यकता क्या हो सकती है, ये मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि आपको पैराग्राफ कैसे लिखना है। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या आएगी, बालक की विशिष्ट आवश्यकता के कारण ही उसका विकास अवरुद्ध होता है। वे विशिष्ट आवश्यकताएं भावात्मक, शारीरिक या सामाजिक हो सकती है, जिसका कारण वंशानुगत या पर्यावरण हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं अक्षमताओं के फलस्वरूप बच्चा या बालक संप्रेषण करने में, चलने में, स्वयं की देखभाल करने में, निर्णय लेने में क्या होता है, असमर्थ होता है। तो इसी प्रकार के जो बालक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। तो यहाँ से अपनी अवधारणा आ गई कि भैया हमने इसको क्यों लाया है। ठीक है, तो उसके मतलब उस बच्चे के विकास को, उसकी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने विशिष्ट बालक की अवधारणा या विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा को अपनाया। ठीक है, अगर विशिष्ट बालक की आएगी तो भी आपको यही पोथी लिखना है। ठीक है, और विशिष्ट शिक्षा की आएगी तो भी आपको यही लिखना है कि भैया वो कॉन्सेप्ट अपन क्यों लेके आए। ठीक है, ताकि क्या हो सके, इनका जो विकास है, जो विकास अवरुद्ध हो रहा है वो विकास हो सके।
ठीक है, विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, अब देखिए विशिष्ट बालक होना ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा कम ही हो, कम ही आंका जाए। विशिष्ट बालक अधिक भी होते हैं। कम और अधिक से मतलब है भैया, कम मतलब नकारात्मक रूप से उसमें कुछ चीज़ें हैं, और अधिक मतलब सकारात्मक रूप से कुछ अधिक चीज़ें हैं। कुल मिला के क्या कहना है भैया हमारा, ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। ये है अपना सामान्य बालक। ठीक है, तो विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है मंद, जिसको हम नेगेटिव नकारात्मक विशिष्ट बालक बोलेंगे, और एक होता है तीव्र बुद्धि वाला, जिसको हम विशिष्ट बालक या पॉजिटिव सकारात्मक विशिष्ट बालक बोलेंगे। ठीक है, ये अच्छा सा सिंपल सा डायग्राम है, इसको आप बना सकते हैं, दोनों में बना सकते हैं, विशिष्ट शिक्षा की आएगी या विशिष्ट बालक की आएगी, दोनों में ये डायग्राम बन जाएगा। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। अब मुझे बताइए परिभाषा क्या है, विशिष्ट बालक की परिभाषा क्या है। बहुत सिंपल सी परिभाषा देखिए। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने लिखी है, विशिष्ट गुण रखने वाले व्यक्ति जो अपने विशेष गुणों से दूसरे व्यक्तियों साथियों का ध्यान क्या है ना, विशिष्ट ध्यान आएगा यहाँ पे, विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल सी है। क्या है, विशिष्ट गुण रखने वाले व्यक्ति जो अपने विशेष गुण के कारण दूसरे व्यक्तियों या साथियों का विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, वो क्या है, विशिष्ट बालक है। ठीक है, हम विशिष्ट बालक को ही पढ़ रहे हैं, विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा में भी आप सेम लिख सकते हो, ये मैंने बोला था। ठीक है, बाकी हमने अभी किसका पढ़ा है, विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब भैया बताओ विशिष्ट बालक की आवश्यकताएं क्या हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि वो देखो सामान्य से भिन्न होते हैं ना, औसत से भिन्न भी वही मतलब है। ठीक है, विशेषताएं बता रही हूँ। ठीक है, सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। उन्हें समायोजन की समस्या हो सकती है। समायोजन की समस्या इन द सेंस, सपोज ये डायग्राम अच्छे समझो, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बनाऊंगी। ये कक्षा है, ठीक है, ये कक्षा है। अब इसमें भैया ये बालक है अपने सामान्य बालक, ये ब्लू वाले बालक क्या है, अपने सामान्य बालक है। ठीक है, उसके बाद अपने ये वाले बालक कौन है, रेड वाले बालक, ये है अपने विशिष्ट बालक। ठीक है, और ब्लैक वाले बालक जो है वो क्या है, असामान्य बालक। असामान्य इन द सेंस उन्हें कोई प्रॉब्लम जा रही है। ये जब इनको साथ में पढ़ाया जाता है ना, इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा, है ना, ये समावेशी शिक्षा होती है। ये कंसेप्ट इसमें आपको बता दिया बस मैंने, हालांकि इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो कहाँ थे अपन भैया, देखो समायोजन की समस्या आपको बताई थी। समायोजन की समस्या क्या होती है, बच्चे को हम सामान्य रूप से पढ़ा रहे हैं, ये ब्लू कलर जो सामान्य बच्चे हैं उनको तो समझ में आ रहा है, पर ये जो असामान्य बच्चे हैं जिनकी मंदबुद्धि है उनको समझ में नहीं आता है जल्दी। ठीक है, तो वो उनको समझ ही नहीं आता है कि मैम कितनी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ लिखने नहीं दे रहे हैं, उनको प्रॉब्लम जा रही है क्योंकि। और जबकि इसके विपरीत ये जो प्रतिभाशाली बालक है वो सोचते हैं कि एक ही चीज़ को कितनी बार रिपीट करेंगे मैम, और बोर्ड पे लिखने की क्या आवश्यकता है, बोल के ही लिखवा लेते। तो इस प्रकार है ना, ये लोग समायोजन नहीं कर पाते। मतलब एक बच्चा सोचता है कि कितना जल्दी जल्दी सब चल रहा है, और एक बच्चा सोचता है कि कितना धीरे धीरे चल रहा है। वो सामान्य बालक तो सामान्य है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। ठीक है, तो क्या होती है, इनको समायोजन की समस्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये लोग औसत से भिन्न हैं, सकारात्मक नकारात्मक हो सकते हैं, समायोजन की समस्या आती है। इनकी विशिष्ट आवश्यकताएं होती है। अब विशिष्ट आवश्यकता में आप चाहे तो ये आवश्यकता लिख लीजिए, और या फिर वही वाली आवश्यकता जो ऊपर पढ़ी हमने। ठीक है, कि उनकी सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक, भावात्मक, शारीरिक, मानसिक, इनकी आवश्यकताएं भिन्न होती है। ठीक है, और ये लिखी है ना मैंने, शारीरिक और मानसिक रूप से भिन्न हो सकते हैं, सामाजिक आवश्यकताएं अलग हो सकती है। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि इनके जो संप्रेषण हो गया चलने में या स्वयं की देखभाल, निर्णय लेने में थोड़ा सा समय लगता है, या फिर थोड़ा डिफरेंट होता है इनका। ठीक है, तो ये आ जाएगी उनकी विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों के प्रकार में भैया एक डायग्राम बना लो, सीधा सादा सिंपल। ठीक है, अब मुझे बताओ विशिष्ट बालक के प्रकार की हम बात करें, है ना, तो विशिष्ट बालक के प्रकार की बात करें तो कोई भी बालक विशिष्ट क्यों है, या तो वो वंशानुगत कारण से हो सकता है या सामाजिक कारण से हो सकता है। सामाजिक की जगह आप पर्यावरण भी लिख सकते हो। ठीक है, वंशानुगत कारण से या फिर पर्यावरण कारण से वो विशिष्ट हो सकता है। ठीक है, तो उस आधार पर फिर हमने क्या किया है, उसके प्रकार जो बिल्कुल ऊपरी तौर पे, सामान्य तौर पे हमने दो भागों में बांटे हैं। ठीक,
एक होता है हमने नकारात्मक में बांटा और एक सकारात्मक में। सकारात्मक को बहुत जल्दी से याद कर लो, प्रतिभाशाली, प्रतिभावान, सृजनशील। प्रतिभाशाली, प्रतिभावान और सृजनशील, ये तीन हो जाएंगे। अब नकारात्मक में भी कोई इतना टफ नहीं है, ठीक है। शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से है, सामाजिक रूप से या संवेग रूप से है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब संवेग रूप से मतलब मादक पदार्थ पीता है क्या, सामाजिक रूप से वो अपराधी है क्या, नकारात्मक चल रहे ना हम लोग, ठीक है। शारीरिक रूप से क्या होगा, अब शरीर में बताओ कितनी चीज़ें, सुनने में प्रॉब्लम है क्या उसको, चलने में प्रॉब्लम है उसको, या उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम है क्या, या उसको बोलने में दिक्कत है क्या, ठीक है। तो ये 4 आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं जाएगी ना। श्रवण बाधित है, शारीरिक बाधित है, ठीक है, अस्थि बाधित है या वाग बाधित है, ठीक है। इसमें आपको जो सेकेंड यूनिट है उसमें भी जो नाम है वो भी आप लिख सकते हो, जैसे शारीरिक बाधित का आप गामक बाधित लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हम जाएगा शारीरिक में। मानसिक में आप कर लो, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है इसको भूल जाओ, इसको नहीं करना अपन को, इसको तैयार नहीं करना है, ठीक है, इतना ही करना है। मानसिक रूप से मेरे को बताओ, मानसिक रूप से बच्चा क्या हो सकता है, मानसिक रूप से बच्चा क्या हो सकता है, मंदबुद्धि हो सकता है, पिछड़ा हो सकता है, कम उपलब्धि वाला हो सकता है, धीमी गति वाला हो सकता है, या उसमें अधिगम अक्षमताएं हो सकती है। इसमें ना कुछ रटने वाली जैसी चीज़ें नहीं है, आप दिमाग से सोचो ना, कम से ज़्यादा की ओर जाओ, ठीक है। जैसे अब अधिगम क्षमता, अब अधिगम मतलब क्या होता है, अधिगम मतलब होता है पढ़ना, तो उसको पढ़ाई करना ना, अधिगम मतलब सीखना होता है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ अधिगम में क्या उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है, क्या लिखने में प्रॉब्लम है, कि समझने में प्रॉब्लम है, कि उसको संख्यात्मक योग्यता मैथ्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। मन से भी लिख सकते हो ना इस चीज़ को, ठीक। अब मंदबुद्धि मुझे बताओ, ये मंदबुद्धि वो वाले मंदबुद्धि बालक हैं अलग अलग। एक वो बालक है जिसको पढ़ाया जा सकता है, जिसको पढ़ाया जा सकता है। कुछ मंदबुद्धि बालक है जो अपन को लिखते हैं ना किससे एबनॉर्मल टाइप का दिखता है वो, पर उसको भैया हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसको पढ़ाया जा सकता है। एक बालक होता है उसको प्रशिक्षण देके समझाया जा सकता है एटलीस्ट, कि भैया शूज़ की लेस कैसे बांधते हैं, चप्पल कैसे पहनते हैं, कंघी कैसे करते हैं, ये सामान्य सी चीज़ें हम उसको प्रशिक्षण के माध्यम से सिखा सकते हैं। और एक होता है अत्यंत मंदबुद्धि, ये जो होते हैं वो पूरी जड़ बुद्धि के होते हैं, और ये जो बालक होते हैं वे पूर्णतः हम पे या फिर दूसरों पे निर्भर रहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फटाक से इसको बना लीजिए आप लोग और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें से इसको स्किप कर देना, ये इतना कुछ आवश्यक नहीं है, ठीक है, इतना ही ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एंड स्पेशल एजुकेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, दो हेडिंग लिख दिए। अब मैं बताऊं इसमें हम लोग क्या समझेंगे, इसमें हम लोग समझेंगे कि स्पेशल एजुकेशन होता क्या है। अरे ये क्या हो गया, हाँ, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। इसके पहले हमने क्या देखा, विशिष्ट बालक क्या होता है, और हम क्या देखेंगे विशिष्ट शिक्षा क्या होता है, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या अर्थ और परिभाषा एक नहीं होता है, क्या हम प्रकृति और विशेषता को एक जैसा नहीं बोल सकते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है या उसकी विशेषताएं क्या है, एक ही है ना। अब मुझे बताओ उसका उद्देश्य, उसकी आवश्यकता और उसका महत्व, इसमें से किसी एक को याद कर लो तो चेंज करके नहीं लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो उसका उद्देश्य क्या है कि जो विशिष्ट बालकों का विकास करना, मतलब विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसका उद्देश्य है। आवश्यकता में क्या लिख सकती हूँ कि विशिष्ट बालकों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है। और महत्व क्या है कि विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशिष्ट शिक्षा का महत्व है। तीनों एक ही पॉइंट है ना, बस लिखने के क्या है तरीके अलग अलग है, ठीक है। अब मुझे बताओ जो समस्या होगी अगर उसको हम ख़त्म करेंगे तो यही हमारे उपाय नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ समस्या क्या है, समस्या ये है भैया कि नीति नहीं है, कानून नहीं है, तो उपाय क्या कर सकते हैं हम ऐसी नीतियाँ बना सकते हैं, उनके ऊपर निगरानी करके उनका उचित क्रियान्वयन कर सकते हैं, ये उसके उपाय हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ोगे तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अर्थ बताओ, अवधारणा में क्या लिखना है अपने को, वही लिखना है जो अपना पिछला विशिष्ट बालक में लिखा था, ठीक है। अब देखिए परिभाषा इसकी क्या होगी, इसका अर्थ क्या होगा कि व्यक्ति होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनकी भिन्नता के कारण हमको उन्हें विशिष्ट निर्देशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो विशिष्ट शिक्षा क्या है, इस प्रकार पूरा सेंटेंस सुनना, ठीक है। प्रत्येक बालक जो होता है उसमें व्यक्तिक भिन्नता होती है
और उसी व्यक्तिगत भिन्नता के जरिए भिन्नता की आवश्यकता के कारण उसे विशिष्ट निर्देशन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा एक शैक्षिक अनुदेशन है जो इन व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति में सहायक होता है, ताकि जो विशिष्ट बच्चे हैं वे दक्ष, सफल और उनका विकास हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत है? पॉइंट्स के जो वर्ड्स हैं उनको इधर उधर घुमा के आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और बोलूँ क्या? ठीक है, तो प्रत्येक बालक जो होता है वो अपनी उसकी व्यक्तिगत भिन्नता होती है, जिसके लिए उसी क्या होता है, विशिष्ट निर्देशन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार विशिष्ट शिक्षा एक शैक्षिक अनुदेशन है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया आप लोगों को अगर। ठीक है, तो विशिष्ट शिक्षा तो हमको समझ में आ गया था। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि एक आधी डेफिनेशन तो हमको याद करनी होती है। ठीक है, तो क्या समझ में आया भैया हमारा कि विशेष शिक्षा क्या है? विशेष शिक्षा का अर्थ विशेष रूप में तैयार किए गए साधनों द्वारा विशिष्ट बच्चों को, ये मेन वर्ड है, विशिष्ट बच्चों का प्रशिक्षण देना है। इतना भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, क्या? विशेष शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से तैयार किए गए साधनों द्वारा विशिष्ट बच्चों का प्रशिक्षण देना है। ठीक है, इसके साथ इसके लिए आप इसके बाद का भी करना चाहो तो कर लो, पर मेरे हिसाब से इतना भी सफिशिएंट है। इसके लिए विशिष्ट साधन, अध्यापन तकनीक, सामग्री और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। और विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति या विशेषता दोनों एक ही बात है। अब मुझे बताओ, विशिष्ट शिक्षा कैसी होगी? व्यक्तिगत विशेषता पर आधारित होगी? थोड़ा सा दिमाग लगा के उसकी सोचा करो, है ना, कि व्यक्तिगत विशेषता आधारित होगी। अनुकूलित होगी? क्यों अनुकूलित होगी? अभी हमने पढ़ा ना कि विशेष शिक्षा के जो बच्चे होते हैं वो अनुकूलन में उनको प्रॉब्लम जाती है, तो ये अनुकूलित शिक्षण सामग्री होती है इसमें, कि सभी बच्चे उसको पढ़ सके। ठीक है, ये कैसी होती है? लचीली होती है, परिवर्तनशील होती है, समावेशी। मैंने आपको समावेशी का अर्थ समझा दिया था ना, वो 3 बच्चे वाला। तो ये शिक्षा कैसी होगी? समावेशी होगी। इसमें परामर्श और मार्गदर्शन दोनों ही विशिष्ट प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? उद्देश्यपूर्ण होगी। बहुत सारे पॉइंट है इसमें से, आप कुछ पॉइंट 5-6 पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, और बताओ, जीवन पर्यंत चलेगी ना ये समावेशी शिक्षा? तो सॉरी, विशिष्ट शिक्षा। ठीक है, विकासात्मक होती है, मतलब प्रतिभाशाली बच्चे का भी उसमें विकास होगा और मंदबुद्धि बालक का भी विकास होगा। ठीक है, और साधारण के लिए तो उपयुक्त होना ही चाहिए। समग्र विकास होगा, व्यवहारिक होती है, सैद्धांतिक नहीं होती है। ठीक है, संवेदी होती है, मोटर कौशल का विकास होता है इसमें, बहुदृष्टिकोण कार्य होते हैं इसमें। ठीक है, अगर 3 प्रकार के बच्चों को करना है तो इसमें बहुदृष्टिकोण से ही अपने कार्य करना पड़ेगा ना। उपचारात्मक भी होती है, निदानात्मक भी होती है जो शिक्षा होती है। ठीक है, मतलब जिसकी समस्याओं का निदान भी करती है और उनके उपचार के लिए भी मार्गनिर्देशन या फिर सहायता करती है। ठीक है, ये मनोविज्ञान पे भी आधारित होती है और इस पर शोध कार्य भी सम्मिलित होते हैं। जैसे अगर शोध किया गया है कि भैया जो बच्चा देख नहीं सकता उसको सुनने में ज़्यादा मतलब समझ में आता है, क्योंकि उसके जो कर्ण होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग शोध कार्य के अनुसार इसको बनाया जाता है और ये कैसी है? सार्वभौमिक है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, इनके उद्देश्य, इनकी आवश्यकता और इनका महत्व एक ही है। मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया था। अब देखो, पहला तो क्या है? व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहन देगा। ऑब्वियस ये बात है, क्योंकि व्यक्तिगत इसका सिलेबस ही ऐसा है। स्वायत्तता प्रदान करेगा, स्वयं से बच्चा कर सकता है। उनमें जब स्वयं से करेगा तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता आएगी। ठीक है, सामाजिक कौशल का विकास करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब जब वो बच्चे, जिससे कोई दृष्टिबाधित है, कोई गामक बाधित है, ठीक है, जब वो बच्चे सभी बच्चे सब साथ में रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी हेजिटेशन दूर होगी। अगर कोई बच्चा नहीं बोल पाता है, ठीक है, बोल नहीं पाता है, तो धीरे धीरे वो जब उन बच्चों के साथ रहेगा ना तो उन बच्चों को भी समझ में आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन वो ज़रूर समझता है, मतलब समझेगा ना। किसी व्यक्ति के साथ आप जितना रहोगे उतना उसको समझोगे, तो उससे क्या होगा? सामाजिक कौशल विकास होगा, शैक्षिक प्रदर्शन बेहतर होगा, भावनात्मक समर्थन मिलेगा। ठीक है, आप जब तक उनके साथ नहीं रहोगे तब तक, जैसे अभी हम लोग को नॉर्मल देखा जाए, अगर हमको ऐसे कोई मिल जाता है तो हमारा ध्यान के साथ हम उसको बार बार देखते हैं सॉरी, हम उसको बार बार देखते हैं, पर ये गलत चीज़ है। ठीक है, वो भी सामान्य जीवन जीना चाहता है, उसको क्यों बार बार देख रहे हो? ठीक है, उसको क्यों विशेष फील करवा रहे हो कि नहीं, मतलब उसको भी अजीब लगता है ना कि सब मुझे देख रहे हैं। तो भावनात्मक समर्थन क्या होगा? जब उनको आदत हो जाएगी ना उस चीज़ की, तो वो रहेंगे, हाँ तुम भी ऐसे ही हो और हम ऐसे ही हैं।
तो वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, उनमें सहयोगात्मक भावना होगा, ठीक है, उनका सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, ठीक है, उनमें समायोजन की भावना आएगी, अनुकूलनता की भावना आएगी, ठीक है, समस्या समाधान पे कार्य करती है ये शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, ठीक है, किसी भी समस्या का समाधान के लिए सतत अधिगम होता है इसमें, सतत मतलब कंटिन्यूअस अधिगम सीखते हैं बच्चे, ठीक है, निरोगता व कौशल पर नियंत्रण होगा इससे, ठीक है, निरोगता व कौशल पर नियंत्रण या निरोगता का कम होना और कौशल का विकास होना, ठीक है, और लास्ट क्या जाएगा हमारा, सब में लिख सकते हो तो देश का विकास और समाज की उन्नति होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ समस्या निदान, समस्या और निदान एक ही चीज़ है, पहले भी बता चुकी हूँ। पहली चीज़ है भैया पहचानने की समस्या। अब मुझे बताओ इसका निदान क्या लिख सकते हो आप। समस्या पूछेंगे तुम यही पॉइंट लिखोगे, जब आपसे निदान पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे कि पहचानने की समस्या कि हम किस किस से, विशेषज्ञों से, चिकित्सीय सहायता से, माता पिता के सहयोग से तो पहचानने की समस्या का निराकरण कर सकते हैं ना। संसाधनों की कमी है तो उसका भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देके उचित रणनीतियाँ बना के उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको केवल समस्याएं बता देती हूँ, निदान आप अपने हिसाब से उसको चेंज करके लिखिएगा, ठीक है। तो पहचानने की समस्या, क्योंकि देखिए अपना मेन काम क्या है, यहाँ पे अपन को सिर्फ ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, ठीक है, सिर्फ पढ़ना नहीं, अपन को क्या करना है, अपनी समझ को विकसित करना है ना। जब हमारी समझ ही विकसित हो जाएगी तो क्या होगा भैया, हम किसी भी आंसर को अपनी समझ के आधार पर लिख देंगे। जैसे अब ये पॉइंट्स है, ये मैंने अपनी समझ के आधार पर बना है, आप अपनी समझ के आधार पर बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहली समस्या क्या है, पहचानने की समस्या है, संसाधनों की कमी है, ठीक है, संसाधन की कमी के कारण जैसे दृष्टिबाधित के लिए ब्रेल लिपि की पुस्तिकाएँ नहीं है, ठीक है, जो उसकी कान की मशीन नहीं है, जो श्रवण बाधित है उसके लिए। समावेशी शिक्षा की नीति का अभाव है, समावेशी शिक्षा की नीति तो आ चुकी है लेकिन उसके क्रियान्वयन का अभाव है, ठीक है। शिक्षण सामग्री का अभाव है, बुनियादी ढांचे की कमी है, सामाजिक पूर्वाग्रह है कि भैया वो बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। और ये पूर्वाग्रह बहुत गलत है। आप दुनिया में ऐसे लोगों को देखिए, मतलब कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि तुम चल ही नहीं सकती, पर उसने ठान लिया है कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला तो अब तो मैं मैराथन ही भाग के दिखाऊंगी, और सर्च करना है ये बंदी को, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कोई भगवान नहीं होते, मैं ये नहीं बोल रही कि डॉक्टर गलत बोलते हैं, बट डिपेंड्स ऑन यू। आपका शरीर आपके नियंत्रण में रहा ना तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। जैसे कभी कभी नहीं, वो 3 इडियट में एक वो सेंटेंस सुनाया था कि वो उसी को नहीं दिखता था चौकीदार को, और वो बोलता था ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, और सब निश्चिंत होकर सो जाते थे। तो मतलब क्या किया है, पागल बनाया ना उसने तो सभी को, और सभी ने क्या किया, उसकी बातों पे विश्वास कर लिया। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, तो अपन को क्या करना है, खुद पे विश्वास करना है। इससे सामाजिक पूर्वाग्रह कम होंगे। एक पूर्वाग्रह ये भी है, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। अब वो चीज़ें बदल रही है या नहीं बदल रही है, ठीक है। लड़कियां किस क्षेत्र में पीछे है ना। वित्तीय समस्या आती है, वित्तीय समस्या तो क्या हम प्रबंधन कर सकते हैं वित्त का। सामाजिक समर्थन का अभाव है, कई लोग सामाजिक समर्थन ही नहीं देते ना कि भाई आगे बढ़ाओ। कुछ लोगों को क्या बोलना है कि अगर इस प्रकार के बच्चे हमारे बच्चों साथ पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी। पर तुम ये भी तो समझो, एक IQ अलग होता है और EQ जो भावनात्मक संबंध होता है वो तो कम से कम तुम्हारे बच्चे में आएगा। भावनाओं से उसको मजबूत होना चाहिए ना, उसकी भावनाएं मेन होती है, ठीक है। ये हो गया सामाजिक समर्थन का अभाव है। प्रशिक्षण की कमी है ना। प्रशिक्षण, शिक्षकों को भी अभी मुझे कोई बोल दे कि मैं पढ़ा दूँ तो मुझे आएगा क्या पढ़ाते। तो प्रशिक्षण की कमी है, मतलब बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं तो उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हालांकि इनके लिए विशेषज्ञ टीचर आमंत्रित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, निर्देशन अनुदेशन उपचार का समय पर न मिलना, ठीक है। मनोवैज्ञानिक शोध क्रियान्वयन का अभाव है, तकनीकी सहायता का अभाव है, विशिष्ट पाठ्यक्रम का अभाव है, समय प्रबंधन की कमी है। मतलब देखिए वो बच्चे, ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसमें मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ, अगर वो बच्चा है, वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा तो सबसे बड़ा हाथ है आपके माता पिता का, आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। दूसरा हाथ आता है शिक्षक का कि आप उसको पढ़ाने लायक नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो बच्चा उस लायक नहीं, आप उसको पढ़ाने लायक नहीं हो, ठीक है, ये बात होती है। तो उसके लिए या तो विशेष शिक्षक होना चाहिए ना, तभी तो आप उसको पढ़ाने लायक नहीं हो, तभी तो वो नहीं सीख पा रहा है, ठीक है। तो ये काम माता पिता का भी है, शिक्षक का भी है। वो शिक्षक क्यों है, शिक्षक किसे बोलते हैं हमको,
ठीक है, ताकि वो बच्चे की विशिष्टता को पहचाने। यही काम माता पिता का भी होना चाहिए ना, और माता पिता को ये चीज़ तब समझ में आएगी जब माता पिता शिक्षित होंगे। इसलिए शिक्षा इतना बड़ा शस्त्र है, ठीक है, हर क्षेत्र में शिक्षा बहुत बड़ा शस्त्र है। व्यवहार में परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन शिक्षा आने वाली पीढ़ी को संवार देगा, ठीक है। शिक्षा में बहुत बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती है। कब हम में कितने चेंजेस आ जाते हैं हमको खुद को ही नहीं पता होता है, ठीक है। सो प्रवचन के लिए माफ़ी, निकल जाते हैं मन से। देन अब आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन। अब मुझे ये बताओ भाई साहब, पहले बात तो यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सार्वभौमिकरण होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आएगा सार्वभौमिकरण मतलब होता है सभी जगह व्याप्त, ठीक है। और इसमें आप एक चीज़ ये जोड़ सकते हो कि इंग्लैंड में सबसे पहले सार्वभौमिकरण का कंसेप्ट आया था। कहाँ पे आया था भैया? इंग्लैंड में। ये याद रखना, ये लिखने में आ जाएगा कि इंग्लैंड में सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया था, ठीक है, कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। और भारत में भी फिर क्या हुआ है, प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य कर दिया है ना, भारत में भी किया है ना। 8वीं तक तो आप पास कर रहे हो, हालांकि ये मुझे सेंस पता नहीं क्यों पास कर रहे हो, क्या पता नहीं क्यों पास कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा मैं बताऊँ, कुछ नीतियाँ जो बनती है ना, वो जैसे मुझे समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे में दिमाग है ना, इसमें इसका मतलब ये है कि मैं उनकी नीति को नहीं समझ पा रही हूँ, मतलब मेरा ज्ञान कहीं कहीं अधूरा है। मतलब मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि उनको क्यों पास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो विशेषज्ञों ने जब ये चीज़ बनाई है तो कुछ ना वो सोच के बनाई होगी, ठीक है। तो मेरा ज्ञान अधूरा है, मतलब अपना व्यक्तिगत अपन देते रहते ना। तो मैं ये बता रही थी कि भारत में भी प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। जो हमारा 21A है वो भी बताता है निःशुल्क शिक्षा जो है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया है। इसके अलावा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हमारा 11वां है, माता पिता को मतलब अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही है, प्राथमिक शिक्षा। तो ये सब हमने क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन किया है। क्या किया? उसका सार्वभौमिकरण किया है। आया समझे? सार्वभौमिकरण मतलब होता है सभी के लिए। आपको उसके किसी शारीरिक या किसी मानसिक, किसी धार्मिक, कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करना है। और वो सभी बच्चे का अधिकार है। क्या है अधिकार? कि वो शिक्षा को ग्रहण करे, ताकि वह अपने बेसिक निर्णय जो है, ठीक है, आधारभूत निर्णय लेने में सक्षम हो सके, ठीक है। आइए समझ में, क्योंकि भाई ये एक्सेप्ट करके मत बैठ जाओ कि वो बच्चा मंदबुद्धि है। उस बच्चे को तो मतलब वो 10 साल का हो गया है पर वो 2 साल के बच्चे जैसा रिएक्ट कर रहा है। तो भैया तुम 10 साल के बच्चा का 2 साल बच्चे जितना है, और मतलब 2 साल जितना कर रहा है मतलब वो बच्चे को इतना तो समझ में आ रहा है कंघी कैसे करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं। तो ये सब तो सिखाओ, प्रशिक्षण दो ना। क्यों नहीं सीखेगा बच्चा? ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यूनिवर्सलाइजेशन में क्या होगा, हमारा व्यक्तिगत पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सलाइजेशन में क्या क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत कृत पाठ्यक्रम होगा। उससे क्या क्या निहितार्थ है, उससे क्या क्या इम्प्लीकेशन से क्या 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 बोल सकते हैं, सुविधाएं हमको मिलेगी। व्यक्तिगत पाठ्यक्रम मिलेगा, ठीक है, न्याय संगत है क्योंकि सभी का अधिकार है। समावेशी शिक्षा है, समावेशी मतलब तीनों प्रकार के बालक पढ़ सकेंगे। प्रासंगिक पाठ्यक्रम होता है, साक्षरता दर बढ़ेगी, समान अधिकार मिलेगा। शिक्षा का विकेंद्रीकरण होगा। विकेंद्रीकरण मतलब केंद्रीकरण ये होता है, और विकेंद्रीकरण मतलब इधर उधर फैलना। शिक्षा का समावेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है विविधता की समझ और उसके प्रति सम्मान। तो ये 2 पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं, बिकॉज मैं अभी इसकी वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।